नमस्कार दोस्तों। सुभाष घई साहब जो बॉलीवुड के शोमैन कहे जाते हैं, उन्होंने बॉलीवुड की बड़ी तबीयत से पोल खोली है और एक एक बात ऐसी खोल कर रख दी है कि उसके बाद बॉलीवुड को अब अपना मुंह कहीं छिपाना पड़ेगा, क्योंकि सुभाष घई जो बोल रहे हैं उसको सुनने के बाद आपकी आंखों में अगर जरा सी भी शर्म होगी तो आपकी आंखें नीची हो जाएंगी, और खासकर तब जबकि आप उस इंडस्ट्री के बारे में सच सुन रहे हो जो इस इंडस्ट्री से आपकी पहचान है, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है। सुभाष घई का इंटरव्यू हमने देखा कोमल नाहटा जी के साथ, ये शायद एक आध हफ्ते पहले आया है। मैंने और रवि जी ने आपस में चर्चा की और आज हम दोनों अपनी बातचीत के दौरान उसी इंटरव्यू में सुभाष घई साहब ने जो सच बोला है, जो बहुत ही कड़वा सच बोला है, उसके आधार पर हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो बॉलीवुड अपनी दुर्दशा को झेल रहा है, असल में उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं और कौन वो लोग हैं जो बॉलीवुड की इस खराब हालत के जनक कहे जा सकते हैं, जिन्होंने जन्म दिया है। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। मुझे याद है कि आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हमने सुना भी। पहली बात हमें समझ में आई जो बड़ी अच्छे से समझाई है सुभाष जी ने। उन्होंने ये कहा कि भाई पहले जब मैं फिल्म बनाता था तो मान लीजिए 100 रुपए की अगर फिल्म है तो 100 रुपए की फिल्म में हम 10 से 15 रुपए ही एक्टर्स पर, हीरो हीरोइन पर खर्च करते थे। बाकी 85 रुपया यानी 85% हम फिल्म पर खर्च करते थे, यानी क्रू पर खर्च करते थे, लोकेशन पर खर्च करते थे, फिल्म के लिए जो भी प्रॉप्स चाहिए, लोकेशन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए फिल्म के लिए, जो बाकी जो फिल्म की डिमांड होती थी उस पर हम खर्च करते थे। लेकिन आज जमाना ऐसा आ चुका है कि आज अगर 100 रुपए की फिल्म बनती है तो 70 रुपया 70% उसके एक्टर्स लेकर जाते हैं, और वो खर्च जो 85% में होता था वो 30% में सिमट कर रह गया है। यानी हमने फिल्म पर जो एक्चुअल खर्च है वो लगभग 1/3 कर दिया है। तो जहां एक तरफ फिल्मों का बजट बढ़ा, रुपए की कीमत गिरी, फिल्मों का बजट बढ़ा, चीजें महंगी हुई, लेकिन उसके साथ जो उसमें एक्टर का परसेंटेज है वो बढ़ गया, सितारों को मिलने वाली फीस मोटी हो गई, और उस मोटी फीस के बोझ तले आज बॉलीवुड की कमर टूट चुकी है और बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है अपनी कमर तुड़वाकर एक कोने में बैठी हुई है। करण जौहर जैसे लोग अपनी अपनी कंपनी का आधा हिस्सा दूसरों को बेच रहे हैं और किसी तरह अपना घाटा पूरा करने की कोशिश में है, लेकिन जो कमर टूटने की वजह है उसको अभी भी एड्रेस नहीं किया गया है। ये सुभाष घई साहब का कहना था। आप कैसे देखते हैं रवि जी इसको? बिल्कुल उज्जवल जी, जो आपने बातें कही है वो तो घई साहब ने कही हैं। इस ये इंटरव्यू हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, मैं सबसे पहले इसके बारे में कहना चाहूंगा। दरअसल एक लंबे अरसे के बाद, और मतलब हाल फिलहाल के सालों में तो शायद सुभाष घई अकेले इस फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर हैं जिन्होंने ईमानदारी से, इतनी ईमानदारी से बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड का जो आज का कल्चर है उसके बारे में बातें। उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि जिस तरह से बॉलीवुड का वर्क कल्चर बदला पिछले 20 सालों में, मैंने फिल्म बनाना जो है मेरे मन से उतर गया। मैंने अपने आप को जो है बैकग्राउंड में डाल दिया, पीछे डाल दिया। मैंने फिल्में बनाना जो है जो बतौर डायरेक्टर वो मैंने बंद कर दिया। इतनी ईमानदारी से एक आदमी का स्वीकार करना, जिसको की फिल्म इंडस्ट्री का शोमैन कहा जाता था राज कपूर के बाद में, वो कह रहा है कि जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन गया कॉरपोरेट्स के आने के बाद, खास तौर पर जिस तरह से सिनेमा जो है बनाया जा रहा था वो बदला, उसका मैकेनिज्म बदला, उसका मैथमेटिक्स बदला। उसने इतना निराश किया जो लोग सचमुच सिनेमा से प्यार करते थे। यहाँ सिनेमा से प्यार करने की बात है, घई साहब ने भी कहा ये चीज कि भाई लगता ही नहीं था जब इन नए लोगों के साथ में, जो ये लोग नए तरह से सिनेमा बनाने का एक नया ढांचा तैयार कर रहे थे, कि ये सिनेमा को प्यार करते हैं। लग रहा था कि ये सिनेमा को पूरी तरह से बिजनेस में बदलने आए हैं, और बल्कि बदल दिया है। तो बोले सिनेमा से प्यार करना अलग चीज है और सिनेमा का बिजनेस करना अलग बात है। ये बिल्कुल इन दोनों बातों के बीच में ये भी है कि सिनेमा जो है उससे आप प्यार करते हैं कला की तरह, और वो बिजनेस भी, बीच के रास्ते पर चीजें चल रही थी। लेकिन पिछले 20 सालों में जिस तरह से पूरा एक नया तौर तरीका आया काम करने का, उसने सिनेमा को एक तरीके से उसके धीरे धीरे जो प्राण खींचना शुरू कर दिए, आज उसको मरने की हालत में लाकर छोड़ा है। तो इसलिए जितनी इंपॉर्टेंट बातें सुभाष घई साहब ने इस इंटरव्यू में कही हैं,
उतनी किसी एक इंटरव्यू में किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के द्वारा बॉलीवुड के इससे पहले नहीं कही गई थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड को लेकर जो है, बॉलीवुड के पिछले 20 सालों के वर्क कल्चर को लेकर जो बड़े-बड़े बदलाव आए उनको लेकर जिस तरह की बातें सुभाष घई ने, एक बड़ी पर्सनैलिटी ने एक ही जगह पर बोली है, वो शायद रेयर है और इसलिए ये इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने नहीं सुना हो, तो हम कहेंगे कि उनको ये इंटरव्यू जो कोमल नाहटा साहब के जो यूट्यूब चैनल है गेम चेंजर उस पर आया है, ज़रूर देखना सुनना चाहिए। अगर आप फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं तब भी, वरना अगर आप सिनेमा को प्यार करते हैं तब। ये बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू। देखिए, यहाँ पर एक और बात समझनी होगी कि उन्होंने ये भी कहा कि पहले हम किसी कलाकार को साइन करने जाते थे तो इसलिए जाते थे कि भाई उस रोल के लिए वो सूटेबल है। लेकिन फिर क्या होने लगा कि आप किसी कलाकार को साइन करने गए हैं और उसने कहा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, चलो मैं ही इसे प्रोड्यूस कर लेता हूं। तो दो चीजें होती हैं दोस्तों। एक तो होता है कि मैं सिनेमा से प्यार करता हूं, मैं आउट ऑफ पैशन इस फिल्म को बनाना चाहता हूं, मैं इतना कन्विंस्ड हूं इस कहानी से कि इसे कहा जाना चाहिए और मैं इसके लिए तन मन धन लगा देना चाहता हूं। और एक होता है कि यार बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है, हम इस पे पैसा लगा देते हैं। तो आपका जब पैशन नहीं होता, आप सिर्फ उसको एक पैसे वाले प्रोजेक्ट की तरह डील करने लगते हैं और इसलिए क्योंकि आप स्टार हैं, एक्टर हैं, क्योंकि आपके पीछे की जेब में पैसा पड़ा है, आप निकाल के फेंक सकते हैं, इसलिए आप कहते हैं चलो मैं बना लेता हूं। तो फिर आप ये सोचिए कि आप कितने सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। फिल्म बनाना एक टीम वर्क है और फिल्म बनाना टीम वर्क इसलिए भी है क्योंकि इस फिल्म बनाने की विधा ऐसी है कि कोई भी एक अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सब कर ले। आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, पर आपको म्यूजिशियन चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए, आपको सिंगर चाहिए, आपको एक्शन मास्टर चाहिए, आपको कोरियोग्राफर चाहिए, आपको सिनेमेटोग्राफर चाहिए, आपको अच्छा एडिटर चाहिए, आपको अच्छा साउंड मिक्सर चाहिए, आपको अच्छा बैकग्राउंड स्कोर करने वाला चाहिए। और किसी भी एक व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं कि वो सारे काम कर ले, इसलिए टीम वर्क होता है। और जब सारे टीम वर्क मिलकर बैठते हैं साथ में, तब ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं जिनको लोग बरसों बरस याद करते हैं। एक गाना भी जब पहले रिकॉर्ड होता था तो 100 पीस ऑर्केस्ट्रा लगता था। किशोर दा के जमाने की बात कर रहा हूं मैं, आर.डी. बर्मन के जमाने की बात कर रहा हूं। इतने सारे लोग एक साथ जब बैठकर उस संगीत को बनाते थे तो वो संगीत बनता था जिसको आज हम 60 साल बाद, 70 साल बाद भी सुनकर कहते हैं कि वाह क्या गाना बनाया है उस जमाने में, जबकि रीटेक के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता था। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। सुभाष घई साहब इसमें ये कहते हैं कि आज इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री को पैसा गवर्न करने लगा है। यानी आप एक कहानी जब सुनाने चलते हैं तो आप उसको बड़ा बनाने के लिए आप उसमें अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू लगाएं, अच्छे एक्टर लाएं, बढ़िया लाइटिंग करें, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाएं, उसकी लोकेशन अच्छी हो, उसका म्यूजिक अच्छा हो, उसके डायलॉग राइटर अच्छे हों, उसकी एडिटिंग बहुत क्रिस्प हो। उसकी जगह आप उसमें थोप देते हैं पैसा। ये फिल्म अच्छी है क्योंकि इसमें लगा है 500 करोड़। आप जुआ खेल रहे हैं टेबल पे बैठकर, आप पत्ते खेल रहे हैं टेबल पे बैठकर, मैंने इतने का दांव लगाया, तू कितने का लगाएगा। आप फिल्म बना रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो जब से ये फिल्म बनाना जुआ हो गया, गैम्बलिंग हो गया, एक पैसे का बिजनेस हो गया, तब से फिल्म इंडस्ट्री जो थी गर्त में जाती चली गई। आप सुनार की दुकान पर जाते हैं, ठीक है कि आप पैसा खर्च करके सोना खरीदते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पैसे से आप सोना खरीद सकते हैं? अगर वो अच्छा कलाकार नहीं होगा, उसने अच्छा नगीना नहीं बना लगाया होगा, उसमें अच्छा आभूषण डिजाइन नहीं किया होगा, उसमें मजबूती नहीं होगी, कलाकारी नहीं होगी, तो क्या आप उसका पैसा देकर आएंगे? आप उसका पैसा देते हैं इस बात का कि उसमें कलाकारी है। लेकिन यहां बिना कलाकारी देखे बस कुछ बड़े बड़े नाम आपने लिए। अभी वाशु भगनानी ने एक फ्लॉप फिल्म बनाई थी, मैं तो उसका नाम भी भूल गया, बड़े मियां छोटे मियां, जो उन्होंने नाम भी पिछली 90s की हिट फिल्म से निकाला था कि शायद उस वजह से वो फिल्म चल जाए। वो फिल्म उन्होंने पूरी की पूरी इसलिए बना दी कि लोग टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को एक फिल्म में देखकर खुश होंगे। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों की अकल पर जो ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ जाते हैं कि हम ये दो नाम एक स्क्रीन में खड़ा कर देंगे। अरे आप फोटो फ्रेम बना लो ना अपने घर में, आप अपने घर में इंस्टाग्राम का वीडियो बना लो दोनों को साथ में लेके, लोग उसको देख लेंगे, उसकी रील हिट हो जाएगी। ऐसे फिल्म नहीं बनती, ऐसे सिनेमा नहीं बनता। सो उन लोगों को उन्होंने सीधे एड्रेस किया है और आज वही लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारकर बैठे हैं। कैसे लोग? करण जौहर जैसे लोग, जिन्हें आज अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए या तो कोई अवार्ड फंक्शन होस्ट करना पड़ता है, या किसी को कॉफी पे बुलाना पड़ता है, या किसी वैक्सीन वाले को अपनी कंपनी बेचनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपने इतने गलत डिसीजन लिए हैं और आप आज भी डिसीजन लिए जा रहे हो। मतलब इब्राहिम अली खान का तो लोगों ने क्या मजाक बनाया है।
क्या कूड़ा पिक्चर आपने बनाई है, क्या आपकी बारात निकली है सोशल मीडिया पर। पिंकी रोशन तक ने लिख दिया आपके इंडस्ट्री के लोगों ने कि आप कर क्या रहे हो, और आप जाकर दूसरी जगह रोना रोते हो कि जी मैंने पैसे ज्यादा दे दिए, नेपोकिट तो उतनी ओपनिंग नहीं लाते हैं। तो आपको किसने लिख कर दिया था? डॉक्टर साहब ने पर्चे पे लिख के दिया था कि आप नेपोकिट्स को लॉन्च करना। तो करण जौहर जैसे लोगों को उन्होंने सीधा निशाने पर लिया है कि भाई तुम कर क्या रहे हो। ये पूरा बिल्कुल। मामला है। देखिए, सुभाष घई साहब ने भले ही इस इंटरव्यू में किसी का नाम नहीं लिया है, हम्म। मगर ये पूरे बॉलीवुड को उन्होंने एड्रेस किया है। सही बात तो यही है। और एक और चीज मैं कहूंगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने जो बातें कही है वो पहली बार कही है, या ऐसा कोई जिसको हम कहते हैं कि बड़ा एक्सक्लूसिवनेस या खुलासा है। उन्होंने जो बातें कही है उनके कद के व्यक्ति के कहने से उनकी रीच और उनका महत्व जो है बढ़ता है, इसीलिए। अब जो बात एक एक्टर्स की फीस की आई और एक्टरों के प्रोड्यूसर बनने की आई, जिसने हिंदी फिल्मों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जैसे इसमें उन्होंने बताया कि भाई एक प्रोड्यूसर है, वो मीडियम बजट की फिल्म के बजट के साथ में एक्टर के पास जाता है कि भाई मैं जो है 50 करोड़ के बजट की फिल्म बनाना चाहता हूं। अब वो एक्टर और उसका मैनेजर हंसता है कि भाई 50 करोड़ तो हम वैसे ही, हमारी तो फीस है। अब जब 50 करोड़ के बजट ही तुम्हारा है तो हमको फीस क्या दोगे? तो तत्काल फिर वो ऑफर रखता है प्रोड्यूसर के सामने, काम करते हैं, मैं भी इस फिल्म में प्रोड्यूसर बन जाता हूँ। तो जब वो भी प्रोड्यूसर बन जाता है, तो एक तो प्रोड्यूसर हवा में उड़ने लगता है कि चलो ये स्टार भी मेरे साथ प्रोड्यूसर बन गया है, मार्केट में नाम जाएगा। और उस एक्टर के लिए, उस स्टार के लिए होता है फिल्म इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसकी कहानी और बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसमें उसका मुनाफा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको लगता है मैं इस फिल्म से पैसे कितने बनाऊंगा। जबकि घई साहब का ये कहना है कि भाई आपको चीजों को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि अगर 50 करोड़ के बजट की फिल्म है तो आप अपनी फीस को उस हिसाब से आप चेंज करें। ओके ठीक है, अच्छा इस इतने बजट की फिल्म में मेरी फीस जो है इतनी होगी। यही चीज जो है देखिए थिएटर्स पे भी लागू होती है। जो मल्टीप्लेक्स कल्चर आया है इसमें हर फिल्म के लिए टिकट वही है, 250 रुपए से 500 रुपए से 1000 रुपए तक के। कई लोगों को मैंने ये कहते सुना है, हमने कहते सुना है कि भाई अगर बड़े स्टार की, बड़े हाउस की फिल्म आ रही है तो ठीक है, उसका अगर टिकट महंगा है तो वाजिब है। लेकिन अगर एक छोटे बजट की कंटेंट वाली फिल्म आ रही है, आप उसका भी टिकट 500 रुपए रखेंगे तो लोग हिचकते हैं जाने से। जैसे अभी पिछले दिनों जो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव आई, तो हमने उस फिल्म की बहुत तारीफ की, लेकिन दर्शक देखने नहीं गए। हमने इस बात पे वीडियो बनाया, तो उस पर कई लोगों का कहना था कि यार अब इस फिल्म के लिए 250 रुपए हम देने क्यों जाएं। स्टार का एक थोड़ा सा आकर्षण होता है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। एक उनका एक अपना ऑरा है और लोग उनको देखना पसंद करते हैं, उनका काम देखना। लेकिन अगर कुछ कम लोकप्रिय कलाकार हैं, या जो सिर्फ जिसको देखने के लिए कुछ खास तरह का ऑडियंस ही आएगा, वो आने के लिए तैयार है, तो फिर आप उन छोटे बजट की फिल्मों के लिए टिकट कम क्यों नहीं करते हैं? तो ये बात मल्टीप्लेक्स पे भी लागू होती है, ये बात जो है इन सितारों पे भी लागू होती है। आपको बजट के, आप ये कौन सा रास्ता निकालते हैं कि ठीक है आप, मैं भी प्रोड्यूसर बन जाता हूं। मतलब आपकी नजर सिनेमा पे नहीं है, आपकी नजर सीधे सीधे पैसे पर है। और इस पैसे के खेल को जो है कॉर्पोरेट्स ने आके शुरू किया। वही बात है कि भाई जो आदमी अभी एक फिल्म करने का 10 करोड़ रुपए ले रहा था, और उसके बाद में अगर कॉर्पोरेट आते हैं, स्टूडियो आते हैं, तो कहते हैं हम तो आपको 3 फिल्मों के लिए 300 करोड़ रुपए देते हैं, आप सिर्फ हमारे लिए काम करना। आप तो, आपकी स्टारडम को हम बनाते हैं, आपको भी पैसा देंगे और हम भी पैसा कमाएंगे। तो उसको तो बढ़िया है, आज 10 मिल रहे थे, कल सीधे 300 मिल रहे हैं। वो आराम से बैठेगा, छुट्टियां मनाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं सिनेमा से। और उसके बाद जो कॉर्पोरेट जो है, वो क्योंकि वो भी अपनी जेब का नहीं लगाते हैं, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होती हैं, उसके बाद में वो पैसा उधर से निकालते हैं, इधर बताते हैं कि देखो बड़े बड़े स्टार हमारे साथ हैं। फिर न उनको कहानी से मतलब होता है, न उनको सिनेमा से मतलब होता है, न उनको संगीत से मतलब होता है, उनको किसी चीज से मतलब नहीं होता है। उनको अपने शेयरों की कीमत, अपनी कंपनी की कीमत बढ़ाने से मतलब होता है। उनको ये दिखाना होता है कि देखिए हमारी लाइब्रेरी में कितने बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में चली है कि नहीं चली, से उसको कोई मतलब नहीं। तो कुल मिला के ये जो पिछले 20-25 सालों में सिनेमा को एक पैसा बनाने की मशीन में बदल दिया गया है, और इस कारण से सिर्फ कुछ लोगों पर दांव लगाए गए। दांव बल्कि नहीं, ये जुआ है, जुआ सट्टा है, दांव भी नहीं, ये जुआ सट्टा खेला गया उनके ऊपर। और सिनेमा, ये जो खत्म किया है सिनेमा को, इसी के ऊपर जो है सुभाष घई साहब ने इस इंटरव्यू में बातें कही है, और वो वाजिब चिंताएं हैं। अब जिस मोड़ पर बॉलीवुड आकर खड़ा हो गया है, यहाँ की फिल्में जिस हाल में है, जिस तरह से करण जौहर ने अपना आधा बेचा है
स्टूडियो, बाकी की भी खबरें आ रही है कि कम ज्यादा करके सब लाइन में लगे हुए हैं। कोई हॉलीवुड के स्टूडियो के आगे गिड़गिड़ा रहा है, कोई यहीं पर किसी को देख रहा है कि भाई आओ पैसा लगा दो, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे। ये जो सारे काम करने पड़ रहे हैं, ये इसी वजह से करने पड़ रहे हैं। पैसे के गणित में आप फेल हो गए, क्योंकि सिनेमा सिर्फ पैसे से नहीं बनता, सिनेमा सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं है। सिनेमा कुछ अलग चीज है, पैसा उसका एक माध्यम है। तो इस बात को बॉलीवुड को बहुत सीरियसली सोचना हो। सुभाष घई साहब ने एक और उदाहरण बहुत अच्छा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा देश मध्यम वर्गीय लोगों का देश है, निम्न मध्यम वर्गीय हाँ। लोगों का देश है, जो ठेले पे खाना खाते हैं। ठेले पे खाना खाने का उनका बजट अगर 20 रुपया है, कभी ढाबे में खाना जाएंगे तो 50 रुपए में खाना खा लेंगे। लेकिन वो उस 5 स्टार में तो घुसना भी पसंद नहीं करेंगे। एक तो उनकी जेब अलाउ नहीं करती, दूसरा उनकी आदत में शुमार नहीं है, तीसरा उन्हें वहां जाकर जैसा फील होगा, क्योंकि वो थोड़ी देर का बदलाव होगा। तो वो जो 5 स्टार होटल हमने बना दिया है हमारे निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, इसका नाम मल्टीप्लेक्स है, हम कहते हैं, जहां 500 रुपए का पॉपकॉर्न बेचते हैं। जो आदमी ठेले पर 20 रुपए में खाता है, 50 रुपए में खाता है ढाबे में, वो 500 रुपए का पॉपकॉर्न कैसे खरीदेगा? अगर एक बार खरीद भी लेगा तो वो जिंदगी उसकी 3 घंटे की जिंदगी के लिए वो 500 रुपया क्यों खर्च करेगा? और एक तरह से आपने मल्टीप्लेक्स खोलकर जो सिनेमा बनाने वाले हैं उनके उनके ऊपर पांव पे कुल्हाड़ी मार दी कि आपने उनकी पिक्चर को, जो कि एक 20 रुपए वाला खर्च करके भी देख लेता है, जिसको 20 रुपए का खाना खाने की आदत है, 50 रुपए में, 60 रुपए में, 70 रुपए में, आपने उसके लिए टिकट लगा दिया 400 रुपए का, 500 रुपए का। आपने रिक्लाइनर दे दिया जहां पर आप लेटिए और जाकर सो जाइए, खो जाइए। मतलब आप फिल्म देखने जा रहे हैं कि वहां पे आपने फिल्म देखने को इतना बड़ा तमाशा बना दिया, एक बारात बना दिया आपने, कि आप इतने बड़े आलीशान मल्टीप्लेक्स में घुसेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छे आलीशान मल्टीप्लेक्स होने चाहिए, लेकिन क्या हमारे भारत देश में वो आदमी रहता है? कितना परसेंट वो आदमी है? सिनेमा तो हर आदमी देखता है ना। हमारे रिक्शे वाले भाई हैं वो भी देखते हैं, सब्जी बेचने वाले भाई हैं वो भी देखते हैं, सड़क पे चाय बनाने वाले भाई हैं वो भी देखते हैं। क्या उनका बजट होता है? क्या उनकी कमाई इतनी है? और क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने आपने सिनेमा उनके लिए बनाना बंद कर दिया है? या आप ये कहना चाहते हैं कि जिनके पास इतना पैसा हो वही देखने आए? तो फिर आप इतने अगर सेलेक्टिव हो रहे हैं तो आपको फिर अंदाजा होगा कि 140 करोड़ की आबादी में जहां 80 करोड़ आदमी हमारा मुफ्त का राशन खा रहा है, हमारे मोदी जी रोज बताते हैं टीवी पे आके हमको, तो 80 करोड़ आदमी जब हमारा मुफ्त में खाना खा रहा है, तो वो आपका 500 रुपए का पॉपकॉर्न खाएगा फिर। और आपने उस सिनेमा को वहां तक पहुंचा दिया है जहां वो आम आदमी की जेब से बाहर हो गया। तो ये आप अपने धंधे के लिए अच्छा कर रहे हैं या अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी चीज है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, सिनेमा हमेशा से आम आदमी की चीज रहा है, कभी भी खास आदमी की चीज ना नहीं रहा है। खास आदमी के पास तो मनोरंजन के सैकड़ों साधन है। उसका मन यहाँ नहीं बहलता है तो हवाई जहाज पकड़ के विदेश चला जाता है। वो अलग अलग तरह के अनुभव जो है वो अपने जीवन को खुश करने के लिए वो उनको उपभोग कर लेता है। लेकिन सिनेमा आम आदमी के लिए रहा है हमेशा, और उसकी एक सामाजिक और राजनीतिक भूमिका भी रही है इस देश में, कम ज्यादा करके एक लंबे समय तक। और आम आदमी ने हमेशा ये चाहा कि सिनेमा उसकी बात को रिफ्लेक्ट करे, और इसीलिए आदमी वहां जाता रहा। लेकिन खास तौर पे इन पिछले 20-25 सालों में न केवल सिनेमा, जो एनआरआई के चक्कर में, ये जो करण जौहर और जो शिफॉन की साड़ियों वाले लोग आए हैं, इनके चक्कर में ये सिनेमा जो दूर हुआ है आम आदमी से, कि बड़े बड़े ख्वाब और विदेश और पहाड़ियां और आसमान और नदी झरने सब यहाँ भी है, लेकिन इन्होंने जाके दिखाया कि नहीं, वहां ज्यादा बेहतर है। उसकी ब्रांडिंग की, अपने देश को छोड़ के विदेश की जो ब्रांडिंग की। और उसके बाद ये जो कॉर्पोरेट आया, कॉर्पोरेट मतलब ठीक, कॉर्पोरेट होना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद ये ये कल्चर आया, स्टूडियो का कल्चर आया, उसके साथ साथ ये जो मल्टीप्लेक्स आए, ये सारा कुछ इतना चमक दमक से भरा और इतना मनी ड्रिवन और मनी माइंडेड लोगों का खेल हो गया। इसने सब कुछ आम आदमी से दूर कर दिया। इसने सिनेमा को एक ऐसी विधा बना दिया जो आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि इसने सपने बेचने के नाम पे जिस तरह की फिल्में बनानी शुरू की, उसने तो आम जिंदगी की कहानियों को दूर कर ही दिया। ये हमको न्यूयॉर्क और लंदन में रहने वाले भारतीयों की कहानियां दिखाने लगा, रोमांस उनके दिखाने लगा, सुख दुख उनके दिखाने लगा, और उनके नकली इमोशंस दिखाने लगा जो इस जमीन से जुड़े हुए। वो बताने लगा कि देखो, ये रहते तो वहां है 2-2 पीढ़ियों से, लेकिन ये संस्कार देखिए इस मिट्टी में जुड़े हुए। थोड़ा बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे तो उन्होंने ऐसे बताया कि असली भारत तो वहीं।
देखिए, अगर सिनेमा कोई ये मतलब दावा ही नहीं। करेगा कि असली भारत वहां के जी। लोग जानते हैं, तो फिर उनकी हालत हाँ। वही हो जाएगी जो जब अमेरिका जाते हैं मोदी जी, तो उनके सामने झंडे लेके खड़े हो जाते हैं वहां रहने वाले भारतीय। वो अमेरिका में रहकर तो मोदी मोदी करते हैं, लेकिन भारत आकर रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अगर यहाँ रहने का मौका मिल जाए 10 दिन में, तो सारी नानी याद आ जाएगी, खुदी हुई सड़कें और टूटे टीन बिल्कुल। टप्परों में रहकर उनको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, असल आपको दिखाना है, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी पिक्चर रिलीज हो और विदेश में रहने वाला भारतीय ही देखे? हमें हमारा उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन ज्यादा संख्या तो भारत में रहने वालों की है ना। आप उपजे कहां से हैं, कहानी कहां की दिखाएंगे? आज आप अगर हिंदुस्तान में 140 करोड़ आदमी रहता है, आप उनके बीच बिजनेस लेकर जाना चाहते हैं, या हिंदुस्तान के बाहर रह रहे 15 करोड़ भारतीयों के पास आप लेकर जाना चाहते हैं अपना बिजनेस? ठीक है कि वहां पे टिकट प्राइस ज्यादा है, वहां पर कम लोग भी देखेंगे, तो आपका मुनाफे का परसेंटेज ज्यादा होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप कहानी किसकी बता रहे हैं? कहानी आप मथुरा की, मेरठ की, जबलपुर की कहानी जब बता रहे हैं, आप जोधपुर जयपुर की, तो वो कहानी न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में और सिडनी में और मेलबर्न में कैसे समझ में आएगी लोगों को? ठीक है, वो उनके लिए एक ये मौका हो सकता है कि हाँ, वो मेलबर्न में बैठकर मेरठ के बारे में कैसा सोचते हैं, या वो सिडनी में बैठकर जबलपुर के बारे में कैसा सोचते हैं, या वो नहीं गए तो अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, देखो वहां का कल्चर ऐसा है। लेकिन हम सिनेमा इसलिए नहीं बना रहे हैं ना कि वो अपने विदेश में रह रहा भारतीय अपने बच्चों को ले जाकर हमारा कल्चर दिखाए। हम यहाँ पर एक पूरी पूरी इंडस्ट्री चला रहे हैं। इस सिनेमा में हमारे आम आदमी का दुख दर्द भी है। बच्चन साहब क्यों हिट हुए? बच्चन साहब का सिनेमा क्या था? बच्चन साहब का सिनेमा आम आदमी की कहानी थी। एंग्री यंग मैन क्या था? वो जो एक आम आदमी के अंदर गुस्सा था, उसको उन्होंने पर्दे पर उतारा, और उस मध्यम वर्ग के आदमी ने रिलेट किया और ये कहा कि हाँ, ये है हमारी बात। कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर अगर हम देखें, तो जो एक जर्नलिस्ट का काम होता है, कई मायनों में सिनेमा वो काम करके जाता है। समाज की कई सारी समस्याओं को इस तरीके से दिखाया गया, समाज की कई सारी जो कुरीतियां हैं उन पर फिल्में बनी, हमारी जिंदगी को छूने वाले हर पहलू पर बात हुई, जिन कहानियों ने हमें छुआ, जिनमें हमने खुद को देखा। हम उसमें कैसे देख सकते हैं कि एक हीरो जो है हेलीकॉप्टर से उतर रहा है? हिंदुस्तान में कितने लोग रहते हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर को पास से भी देखा है? तो हम, मतलब करण जौहर जो सिनेमा लेकर आए, आज करण जौहर की जो हालत हो चुकी है, और करण जौहर की क्या हालत हो चुकी है, मतलब वो तो इंडस्ट्री की पूरी हालत हो चुकी है। करण जौहर की हालत उनकी शक्ल देख के समझ में आ जाती है, लेकिन बाकी इंडस्ट्री की भी शक्ल इस समय बहुत खराब हो चुकी है। और शक्ल खराब होने का नतीजा यही है कि आप अगर इसलिए सिनेमा बना रहे हैं कि आपने एक शाहरुख खान बना लिया है, फिर शाहरुख खान को बुलाकर आप 100 करोड़ की फिल्म में से 80 करोड़ उसे दे देते हैं और बाकी 20 करोड़ में आप पिक्चर बनाते हैं, तो आप क्या खुद को अक्लमंद कह रहे हैं? बिल्कुल। और आप देखिए ना, जिन लोगों को आप हीरो कहते हैं वो भी कितने स्वार्थी हो चुके हैं। उनको बिल्कुल। सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है। और आप पिछले 20 साल में जितने बड़े एक्टर्स हुए इन सबको देख लीजिए, ये सारे के सारे मेन प्रोड्यूसर हो चुके हैं आज की तारीख। हाँ। इनको, ये अपनी हर फिल्म के प्रोड्यूसर होते हैं, ये अपने प्रोडक्शन हाउस से फिल्में बना रहे हैं। इनका पूरा फोकस जो उसी, ये सिर्फ एक्टर नहीं, एक्टिंग तो अब इनका साइड लाइन का काम हो गया है। एक्टिंग इनके लिए साइड में है। अब तो सिनेमा मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग और खुद स्टूडियो में बदल जाना, ये इनका बिजनेस। उसके बहाने से जो तमाम एंडोर्समेंट वगैरह करते ही है, तो ये हीरो नहीं रह गए हैं। इनके असली धंधे अलग हो चुके हैं। सिर्फ अपने चेहरे को बाजार में बेचने के लिए साल 2 साल 3 साल में अपनी एक आध फिल्म लाते हैं और अपने आप को ये बनाए रखते हैं कि देखो हम हीरो हैं। हीरो नहीं है ये काम दूसरा कर रहे हैं। ये सिर्फ पर्दे पर अपना चेहरा जितना लंबा उसको खींच सकें, क्योंकि अब तो सबकी उम्र जो है वो 60 के पास पहुंच ही रही, साल 2 साल 3 साल 4 साल में। तो इन्होंने ये जो पूरा एक तरीके से एक लंबे दौर में सिनेमा को धीरे धीरे करके खत्म किया और खुद को स्टार से, हीरो से बदल के जो पूरे तौर पर प्रोड्यूसर के रूप में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया और पैसा कैसे बनाया जाए इसके ऊपर जो फोकस किया, उसने जो है खत्म कर दिया। अब इनके इस तरह से हीरो बन जाने का, मतलब प्रोड्यूसर हीरो बन जाने का एक नुकसान ये हुआ सिनेमा को कि राइटिंग तो पहले भी कम ज्यादा करके बहुत अच्छी नहीं थी, या पहले बॉन्डेड स्क्रिप्ट नहीं होती थी। इन्होंने कॉर्पोरेट्स में और स्टूडियो में बॉन्डेड स्क्रिप्ट के नाम पे जिस तरह से काम शुरू किए, तो वहां तो डीवीडी से कॉपी कर लो, सीडी से कॉपी कर लो, फिल्म का रीमेक कर लो, ये जो कल्चर लेकर आए, तो इन्होंने कहानियां भी खत्म कर दी। क्योंकि इन्होंने अपने स्टूडियोज में जिन लोगों को क्रिएटिव पोस्ट दी, जिन लोगों को वो जगह दी कि ठीक है आप सिलेक्शन करेंगे कहानियों का, वो तो सारे एमबीए पढ़े लिखे और वो टेक्निकल नॉलेज वाले लोग आए, जिन्होंने बैंकिंग पढ़ी, जिन्होंने मार्केटिंग पढ़ी। तो वो एल्गोरिदम तलाशने लगे मार्केट में
कि क्या चलेगा, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उनको कहानी से कोई लेना देना ही नहीं रहा। तो बॉलीवुड में धीरे धीरे राइटर्स, जो जेन्युइन राइटर्स है, वो खत्म। देखिए, सुभाष घई भी आज ये सारी बातें इसलिए कर पा रहे हैं, सुभाष घई भी आज ये सारी बातें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सुभाष घई से जब पूछा गया कि भाई आप फिल्म क्यों नहीं बनाते, उनका मजा नहीं आता, बिल्कुल। अब कैसे बनाऊं, क्योंकि वो माहौल ही नहीं है, आपने माहौल बिगाड़ दिया। तो आपने कितने तरीके का अपराध किया, न तो आपने खुद काम किया और ना ही आपने काम करने का माहौल रहने दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत उन छोटे फिल्मकारों की है जिन्हें थिएटर नहीं मिलता, क्योंकि किसी खान कपूर की फिल्म आ रही है, क्योंकि वो कोई ईद बनाता है, कोई क्रिसमस बनाता है, कोई दिवाली बनाता है, और बाकी सब तो चेहरे पर कुछ लिखवा कर आए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर, कि हमें तो कुछ करना नहीं है। तो मतलब आप न तो खुद करेंगे, न किसी को करने देंगे, और बिना कहानी की फिल्में बनाकर पूरा थिएटर सब आप रोक कर रखेंगे, क्योंकि सारे ब्रांड आपके पास हैं, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब आप ही बेचते हैं। मतलब आप कहीं कुछ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? ये जो पैसे कमाने की, मैं कहूंगा हवस ही कहेंगे इसको, जो हवस है जब शांत नहीं होगी जब बिल्कुल। तक, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। फिर तो आप मतलब आप अब देखिए, इब्राहिम अली खान को आप लॉन्च कर रहे हैं। अब इब्राहिम अली खान को मैं क्या देखने जाऊं थिएटर में? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सैफ अली खान का जेरोक्स कॉपी को देख लिया है। और उनको जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, वो अपने आप में बताता है कि भाई लोग नहीं देखना चाहते। भाई नेता और अभिनेता वही बनता है जिसे जनता चाहती है। आप किसी को जबरदस्ती नेता बनाएंगे, अभिनेता बनाएंगे तो नहीं चलेगा, फिर लोग ऐसे ही आपको भगा देंगे मार्केट से। आज ये स्थिति बन चुकी है। और मुझे सुभाष घई साहब की वो बात भी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि मैं कैसे बनाऊं फिल्म, इस सिनेरियो में कैसे बनाऊं। और एक सबसे अच्छी बात ये भी लगी, उन्होंने कहा कि मैंने शायद 43 फिल्म्स बनाई हैं, और 43 फिल्म्स जो हैं वो मुनाफे में बनाई है, घाटा किसी में नहीं हुआ, मुनाफा। क्योंकि बजट हमारा बहुत टाइट रहता है कि हमें इतने में ही बनानी है। देखिए, एक अच्छा एग्जाम्पल है, 2-3-4 दिनों से, पिछले कुछ दिनों में चल रही क्रिश 4 की बातें बहुत दिनों से चल रही। जी। अब आप देखिए कि इसी कॉरपोरेट ने इनके बजट को इस लेवल पे ला दिया है कि क्रिश 4 के लिए 700 करोड़ रुपए के बजट की बात हो रही, 600 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए। हाँ, हाँ। यार, क्या आप इतने पैसे में, इतने करोड़ों की में फिल्म बनाएंगे? क्या आप उसको इस मार्केट से निकाल सकते हैं? ऋतिक रोशन, क्या कोई भी इतना बड़ा स्टार है कि जो 700 करोड़ रुपए की बजट फिल्म करेगा, बजट हाँ। में फिल्म करेगा और उसकी रिकवरी हो जाएगी? ये 700 करोड़ क्यों लग रहा है भाई? ये आप ही ने धीरे धीरे बनाया है। आप ही ने इतने सारे वो पैसा खाने वाले डिपार्टमेंट बना दिए हैं, जो घई साहब ने भी अपने उसमें कहा है कि जो फिल्म 100 रुपए में बन जाती थी, अब अगर 500 रुपए में बन रही है, तो ऐसा नहीं कि 500 सचमुच लग रहा है। वो 100 रुपए को मैनेज करने के लिए वो जो 400 रुपए और जो बांटे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं अलग अलग लेवल पे, उसने आपके बजट की 12 बजा डाली, उसने बैंड बजा डाला। तो जब आप इतनी महंगी फिल्में बनाएंगे, आप वर्ल्ड वाइड उसको रिलीज कर लीजिए, तब भी उसकी रिकवरी आपके लिए मुश्किल होगी। पुराना आइडिया हो चुका है, बासी आइडिया हो चुका है, कितना आप बना लेंगे? वो स्पाइडरमैन नहीं है, वो सुपरमैन नहीं है। और वहां भी खूबसूरती ये है, जब हॉलीवुड फिल्में बनाता है स्पाइडरमैन, सुपरमैन, तो कुछ दशकों में उसके हीरो, उसके चेहरे बदल जाते हैं। लेकिन आपको तो एक ही आदमी को हीरो बना के रखना, उसका बाजार चलाना है। शायद उसके 60 साल के होने पे भी आप उसको कृषि बनाना चाहेंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये लालच आ गया है। दरअसल सही बात तो यह है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में वो हवस पैदा हो गई है, वो लालच पैदा हो गई है पैसे को लेकर। क्यों लगता है कि यार ये इजी मनी है? क्योंकि आपको करना क्या है? आपको सिर्फ अपना चेहरा बेचना है। आज की डेट में हम देख रहे हैं, जितने हीरो बुढ़ा गए हैं, उनकी जगह या तो बॉडी डबल काम कर रहे हैं, उनके डुप्लीकेट काम कर रहे हैं, ये सिर्फ क्लोजअप देने के लिए आते हैं। बाकी सारा एक्शन और बाकी सारा तामझाम जो है, वो बॉडी डबल कर रहा है। ये सिर्फ चेहरा बेच रहे हैं। इन्होंने मुझे इजी से भी इजी मनी बना लिया है इसको। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, इन तीनों के जीवन में वो समय आने वाला है जब लोग इनसे कहेंगे कि भाई बस हो गया, अब हीरो बनना बंद करो, कुछ और कर लो, बड़े भैया, ये पिताजी के रोल, अंकल के रोल, कोई तो रोल कर लो, अब तुम हीरो बनकर मत आना। मुझे लगता है कि ये उस दिन तक आना चाहेंगे जिस दिन तक पब्लिक जो है सीधे तौर पर ना नकार दे। और शाहरुख खान तो 4 साल घर बैठ चुके हैं, और घर बैठने के बाद लोगों ने उनको खूब सुनाया जब उन्होंने वो तंबाकू वाले ब्रांड का ऐड किया। अभी भी उनके घर पर एक नोटिस लगा हुआ है, उनको सफाई देनी ही है केसर वाले मामले पर। तो ये सारी बातों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पैसे की हवस का जिक्र हुआ।
तो पैसे की हवस का जब जिक्र होने लगता है तो फिर इन सारी बातों पर बात होने की एक कहते हैं ना नौबत आ जाती है कि आप इस पर बात जरूर करें। सबसे दुख की बात यह है कि क्योंकि आप एक इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, तो आप उसमें मनमाने तरीके से अपने नियम चलाते हैं, कायदे कानून चलाते हैं, और हमारे देश का जो 140 करोड़ की जनता है वो मजबूर हो जाती है, उन्हें झक मारकर जो है आपका जो है सिनेमा देखना पड़ता है, क्योंकि आप ईद पर वही ला रहे हैं। अभी ईद पे सिकंदर आ रही है, उसका जो अभी तक जो कुछ भी हमने देखा है, गाना, होली वाला गाना तो बहुत ही बकवास था, मतलब सुपर बकवास मुझे लगा। मुझे नहीं पता लोगों का क्या रिएक्शन रहा है। मैं सोच रहा था उस पर अपना एक रिएक्शन वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे वो उसके काबिल भी नहीं लगा। तो उससे क्या था? सो अब सिकंदर का भी क्या होने वाला है? और जिस तरीके का, मतलब आप बताइए ना, आज की डेट में कोई ऐसी फिल्म बन रही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि साहब फला फिल्म कोई बन रही है, हम फिल्म उसका ऐसी इंतजार कर बिल्कुल। रहे हैं। ना कोई ट्रेलर ऐसा आता है जो एक्साइट करता है। कितने दुख की बात है ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि साल में 10 12 15 फिल्में ऐसी आए जिसके लिए लोग पागल हों, जिसके टिकट, अच्छा खैर ब्लैक का तो खैर अब जमाना ही चला गया, हो भी नहीं सकती ब्लैक, लेकिन ये स्तर तो आ जाए कि यार टिकट नहीं मिल रही है, अरे कौन सा शो खाली है, अरे मैं नहीं मिल रहा, वो नहीं होता कुछ भी। ऊपर ऊपर होता है हाउसफुल है, हाँ पर अंदर हाँ जाके हाँ देखने में पता चलता है खाली है। टेक्निकली तो अभी भी होता है। जो हाँ जो खुद का सीना फुलाए रखना चाहते हैं, गुब्बारा फुलाए रखना चाहते हैं, तो टेक्निकली तो वो साबित कर देते हैं कि देखो हाउसफुल है, सारे निशान लाल हो गए हैं, आप चेक कर लीजिए कंप्यूटर पे हाँ। अपने। तो वो तकनीकी रूप से हो रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो सबको पता चल चुकी है। लेकिन बेशर्मी बहुत तगड़ी है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। बेशरम लोग तो हैं ही, मतलब बेशरम। पूरी बेशर्मी के साथ डटे हुए हैं। और बात वही जो आप कह रहे हैं कि जब तक जनता इनको बोल नहीं देगी कि भाई आप हाँ जाओ, देखिए जाओ तो कह चुकी है जनता। शाहरुख हाँ खान अगर 4 साल घर बैठ के लौटे हैं तो कैसी फिल्मों से लौटे हैं, और कितनी मार्केटिंग और कितनी बंदर वाली उछल कूद की उन्होंने, तब जाके उनकी फिल्म चल पाई है। उनके आंकड़ों की हेरा फेरी की बातें होती है, उनके जो टिकट जो खरीदे गए या जो कॉर्पोरेट बुकिंग, वो सारी चीजें हो रही। किसी ने कोई ये मानने को राजी नहीं कि जो ये फिगर दे रहे हैं वो ईमानदार फिगर है। तो आप सोचिए कितना उनको इस अपने आप को फिर से स्टैब्लिश करने के लिए लगा। आमिर खान को आप देखिए, आखिरी हाँ। फिल्म उनकी कब हिट हुई? आपको उनके याद नहीं? आप बचपन में, देखिए, क्योंकि उनके बचपन में। उनकी पिछली 2 फिल्में बड़ी भाई, उनकी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हुई, उसके बाद में लाल सिंह चड्ढा। तो इसका मतलब नकारे जा चुके हैं ना। तो आखिरी बार एक्सेप्ट हाँ कब हुए थे? एक हाँ दशक से ज्यादा हो रहा है, एक दशक के आसपास, शायद 2016 में। क्योंकि 2018 में शायद लाल सिंह चड्ढा जो थी, वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, और फिर 2022 23 22 की बात है शायद। जी। तो उसमें ये वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा। सलमान हम्म, खान ने आखिरी हिट कब दी? जब से ये लास्ट हिट के बाद से आप सोच लीजिए कि इनको नकार दिया है। एक एक दशक हो रहा है। अक्षय कुमार की फिल्में देख लीजिए, लगातार फ्लॉप आ रही। कब से आ रही? कोरोना के दौर से लगातार जो है, उसके भी पहले उन्होंने कभी अपनी आखिरी हिट फिल्म दी थी। अजय देवगन का हाल देख लीजिए कितना बुरा है। इक्का दुक्का कोई तुक्के में अगर चल पड़ी तो चल पड़ी, वो लगातार फ्लॉप दे रहे हैं। ऋतिक सिंघम रोशन की पिछली, ये जो आई थी हाँ, अभी सिंघम रिटर्न्स थी शायद, जिसमें बहुत सिंघम सारे चेहरे रिटर्न्स थे। थी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बुरी मतलब रि- फ्लॉप हुई है वो, कितना बड़ा तमाचा है बिल्कुल। रोहित शेट्टी और अजय देवगन के ऊपर। ऋतिक रोशन की पिछली 2 फिल्मों का हाल देख लीजिए। मतलब जब से इनकी आखिरी फिल्म आई जो हिट दी है, उसके बाद से आप मान के चलिए कि इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। हम्म। सबको 8 8 10 10 साल हो रहे हैं, जनता रिजेक्ट कर रही है। लेकिन सिर्फ आप अपने पैसे के दम पर, और जो आपका नेटवर्किंग है, जो कि ताकत का या क्रिएटिविटी का नहीं, बेशर्मी का नेटवर्किंग है। इसके हाँ बाद आप नेपो किड्स की लिस्ट निकाल लीजिए, किसकी फिल्म चल रही है, धड़ल्ले से फ्लॉप हो रहे हैं। मतलब जनता सिर्फ रिजेक्ट कर रही है, पर ये मानने सुनने को राजी नहीं है। ये जो असली काम है, असली क्रिएटिविटी है, उस पर ध्यान देने को राजी नहीं, अपनी कमजोरियां दूर करने को राजी नहीं। ये सिर्फ थोपे जा रहे हैं अपने आप को। तो थोड़े दिन और चले गए, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा इस तरह। मुझे लगता है कि अभी भी अगर सबक नहीं सीखा है, आपको जब नकार दिया जाता है, जब आपके चेहरे के ऊपर आपको नो बोल दिया जाता है, जब आपको कहा जाता है आप जाइए, आप नहीं चाहिए, आप पसंद नहीं है, हम आपको नहीं देखना चाहते, ये कितना बड़ा तिरस्कार है एक कलाकार होने के नाते। या होता क्या है कि एक कलाकार होने के नाते तो ये अपमान है,
लेकिन अगर आप बहुत श्रूड बिजनेसमैन हैं तो आप फिर बेशर्मों की तरह टिके रहते हैं। तो हमारे जितने भी हीरोज हैं वो इस समय एक बेशर्म बिजनेसमैन की तरह टिके हुए हैं कि हमको तो अपना माल बेचना है, चाहे जिस भाव बिके, जितना बिके, जो जो कुछ हो। और उसके बाद आप देखिए कि लगातार रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट का जो है उनका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। तो वो साफ बताता है कि वो मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए सिनेमा बना रहे हैं। दे आर नॉट पैशनेट फिल्म मेकर्स, दे आर नॉट आउट ऑफ पैशन, उसकी वजह से नहीं है। दूसरा क्या है कि ऐसा करके आप दूसरों की जगह भी घेरते हैं। आप कहते हैं ना, आप सीट खराब कर रहे हैं, आप जगह खराब कर रहे हैं, आप जगह घेर कर बैठे हैं। और इतना खुलकर जब हम लोग बात करते हैं, डेफिनेटली इंडस्ट्री में ये बात जाती भी है, लोग देखते भी हैं, लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी बेशर्माई से टिके हुए हैं क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप अगर फिल्म अभिनेता इसलिए बने हैं कि आप तंबाकू का ऐड करके या शादियों में ठुमक के या बड़े उद्योगपतियों की शादी में खीर परोस के पैसा कमाने के लिए अगर आप फिल्में कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए वाकई शर्म के कोई परिभाषा नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि आप तो करने ही कुछ और आए हैं असल में। बिल्कुल, देखिए, ये जितने बॉलीवुड बाहर से आने वालों का स्ट्रगल कितना बड़ा और कितना लंबा चलता है, आप देख लीजिए। पिछले दिनों जो विनीत कुमार सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आलिया भट्ट जब बच्ची थी, गोदी में थी वो, हाँ, तब हाँ, भी हाँ, वो स्ट्रगल कर रहे थे। अब हाँ, जाके थोड़ा बहुत उनको छावा के बाद में लोगों ने कहा अच्छा ये एक बड़ी फिल्म में आया हुआ है। और आलिया भट्ट सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं आज की डेट में। वो पैसे और मार्केटिंग और पीआर के दम पे बनी हुई, लेकिन ठीक बिल्कुल। है, चल रही है। तो ये बॉलीवुड इस तरह से चलाता है चीजों को। बाहर वालों के लिए सफर इतना लंबा है, उतनी देर में तो जो गोदी में होता है वो मार्केटिंग और पैसे और नेक्सस के दम पे स्टार बना हुआ दिखाई देता है। कितना फर्क है दोनों की जर्नी में। आप समझ लीजिए एक को कितना लंबा रास्ता चलकर यहाँ तक पहुंचना पड़ता है, तब भी वो स्टार नहीं बन पाता है, तब भी उसकी थोड़ी बहुत पहचान मिलती है। और यहाँ जो गोद में खेल रहे होते हैं, उनको उठाकर कैसे ऊपर बैठा दिया जाता है टॉप पे, कि देखो ये तो कितनी जल्दी इसने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। ये फर्क है, और ये कर रहा है बॉलीवुड, ये कर रहा है बाहर के लोगों के साथ, और खुद कुछ कर नहीं पा रहा है। सिनेमा को वो लगातार डुबा रहा है, ऐसी फिल्में बना रहा है। और बाहर वाले जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए मौके नहीं है, या फिर बहुत बहुत लंबे रास्ते हैं, उसका बुढ़ापा आ जाता है। नहीं, बिल्कुल, ये बहस बहुत ज़रूरी भी है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुभाष घई साहब का, क्योंकि इंडस्ट्री में लगभग 5 से भी ज़्यादा दशकों से वो हैं और फ़िल्में बनाते रहे हैं। उनका अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी है, अपने आप में एक वो चलता-फिरता इंस्टीट्यूशन भी है और उनका इंस्टीट्यूशन भी है, दोनों ही बातें हैं। वो खुद भी इंस्टीट्यूशन है और उनका एक इंस्टीट्यूशन है भी। बिल्कुल। तो उन जैसे लोगों का ये बात कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि आज उन्होंने ये बात कही, हमने अपने कार्यक्रम में उस बात को फिर से उठाया, क्योंकि हम इसको समझते हैं, इस दर्द को समझते हैं, इस बात को समझते हैं। और दबे लफ्जों में तो करण जौहर और फराह खान जैसे लोग, जो कि इस के जिम्मेदार भी माने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये चलन शुरू बिल्कुल। किया, वही इस चीज को लेकर आए, उन्होंने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी, जिसकी वजह से आज जो इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को इंडस्ट्री से माफी भी मांगनी चाहिए हाथ जोड़कर, कि हमने गलत चलन शुरू किया और हम इतने गैर जिम्मेदार थे कि हमने ये काम किया है। और उसके बाद अब आज देखिए, फराह खान जो है वो यूट्यूब चैनल पर खाना बना रही हैं। तो आप सोचिए, शायद आपके साथ ही मेरी चर्चा हो रही थी और आपने बात कही तो मुझे बिल्कुल जी। ध्यान गया इस पर। मेरी और रवि जी की चर्चा फोन पर हो रही थी, तो वो यही कहने लगे, रवि जी, की देखो यार, कहाँ फिल्म बनाने से शुरू किया, अब क्या खाना बना रही है। तो बात सही है, बात ये नहीं है कि यूट्यूब चलाना कोई छोटा काम है या खाना बनाना छोटा काम है, लेकिन आप कहाँ से शुरू होते हो, कहाँ आकर रुकते हैं। आज फराह खान को कोई कौन लेगा, क्योंकि फराह खान ने अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए शाहरुख खान के साथ काम कर लिया था। शाहरुख खान ने भी फराह और करण दोनों को दिखा दिया ठेंगा। दोनों आस लगाए बैठे होंगे कि सुहाना और आर्यन का मौका आएगा तो हमें चांस मिलेगा, लेकिन बिस्किट फेंका नहीं गया, बिस्किट कहीं और चला गया। तो ये है, तो हाल है, मतलब श्रूडनेस का तो ये हाल है। तो क्या करें फिर इसमें। देखिए, इस इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं है सीधी सी बात है। और ऐसा हाँ, हाँ, कोई नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। हाँ, तो हाँ, पूरा मामला बिल्कुल। यही है, जब जिसको मौका हाँ, मिल जाता है वो ठग लेता है। हम्म। ठीक है। मुझे लगता है कि हमारी ये बातचीत तो चलती रहेगी। अगर दर्शक कुछ सवाल पूछना चाहें या अपनी जी। बात कहना चाहें तो कह सकते हैं, हम उनके सवालों को या उनके बातों को भी लेना चाहेंगे। बीच बीच में कुछ लोग हैं जो कमेंट लिख रहे हैं। अरुण कुमार लिखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जैसे बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है, उसका हिसाब होना है। कमेंट ये भी आ रहा है, बॉलीवुड में तानाशाही है।
करण जौहर, आदि चोपड़ा, फराह खान जैसों ने ही बॉलीवुड को बिल्कुल एलीट बना दिया है और बैंड्रा और जुहू की कहानियों को बढ़ावा दिया है। बिल्कुल सिनेमा एनालिसिस आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं। आप हालांकि अमेरिका में रहते हैं, लेकिन आप पूरा अंदाजा रखते हैं कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पर बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में। एक और दर्शक हमें लिख रहे हैं, बॉलीवुड हैज बिकम अनअट्रैक्टिव बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बेटर वेज ऑफ रिक्रिएशन, बॉलीवुड डजंट फाइंड इट्स नेम इन दिस लिस्ट। हाँ, बहुत बहुत बड़ा तमाचा है ये, असल में बहुत बड़ा तमाचा है गाल पर। और एक हमारे दर्शक ये भी लिख रहे हैं कि आलिया भट्ट इज नो गुड एक्टर। ओटीटी चैनल्स भी बड़ी वजह है फिल्मों की बर्बादी का। एक दर्शक लिखते हैं कि मनोज कुमार, सुभाष घई, धर्मेंद्र जी बुजुर्ग हो गए, लेकिन अगर आज भी फिल्म निर्देशन करें तो लाइन लग जाएगी देखने वालों की। क्योंकि देखिए, नया पुराना कुछ नहीं होता, एक विजन होता है। अगर आपके अंदर अपनी कहानी को दिखाने का विजन है, और लोग बोल रहे हैं कि अगर लोग जागरूक हो रहे हैं तो खाना बनाना क्या, टॉयलेट भी साफ करना पड़ेगा। अब ये लोगों के अपने अपने लॉजिक्स हैं। बिल्कुल सही है। ये सवाल पूछ रहे हैं, मेरा सवाल दोनों से, क्या अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, खान के बाद कोई सुपरस्टार आ सकता है? सुपरस्टार क्या होता है? मैं, रवि जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे जो इमीडिएट क्या होता है सुपरस्टार? सुपरस्टार क्या होता है? इस बात को लेके मैंने पिछले दिन अपना एक शो किया था डॉक्टर कुमार गणेश के साथ में, हमने उसमें बात की थी, बहुत अच्छी बात। सुपरस्टार वो होता है जो अपने समय को प्रभावित करता है, उसके हिसाब से कहानियां गढ़ी जाती, उसके हिसाब से पूरा एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता, उसको लोग उसी की तरह से देखना पसंद करते हैं। वो अपनी, जैसे एंग्री यंग मैन अगर अमिताभ बच्चन है तो वो वैसे ही देखना पसंद करते हैं। राजेश खन्ना का एक स्टाइल था, वो उसी में। लेकिन खान जो तीनों नाम लिए, हालांकि ये भी सुपरस्टार तो नहीं है, मैं कहूंगा ये दो ही हैं। सही बात तो यही है, इन्होंने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और चलते चले गए, मौके मिले, रास्ते बने, लेकिन वो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना, उसके बाद ऐसा कोई मुझे लगता नहीं है। देखिए, नहीं आया, एग्जैक्टली। हाँ, अभी तो खान तिकड़ी है करके लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अच्छी खान तिकड़ी करके, तो थोड़ा सा इसकी उम्र जो है बढ़ गई। अगर आप अलग अलग करके देखें तो इतने सारे फेलियर्स हैं इनके नाम पे, अगर आप इनकी फिल्मोग्राफी निकाल लें तो आप हैरान रहेंगे। नितेश मलानी लिख रहे हैं, अक्षय कुमार की सिस्टर की डॉटर बॉलीवुड में आ रही है। अरे भाई, उनके ड्राइवर की डॉटर, पड़ोसी की डॉटर, सब आएंगे, सबको आने दो, लेकिन चलेंगी नहीं चलेंगी इसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि अभिषेक बच्चन नाम के एक शख्स हैं जो नहीं चले हैं फिल्म इंडस्ट्री में। वो 25 साल से तो हर बार लॉन्च होते हैं, वो हर साल लॉन्च होते हैं और अगले 25 सालों तक लॉन्च होते रहेंगे। मतलब मुझे बड़ा दुख होता है अभिषेक बच्चन को देखकर। शायद वो कुछ बहुत अच्छा कर सकते थे अपने जीवन में, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया गया, क्योंकि आप एक्टिंग करिए, भले आप अच्छे एक्टर नहीं। वो तो है। देखिए, अब क्या बोलूं, मतलब अभी जो उनकी फिल्म रिलीज हुई है अमेजन प्राइम पर, बी हैप्पी, अब वो इतनी खराब फिल्म है, उसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि ठीक है, मुझे आश्चर्य हुआ इस बार जब मैंने रिव्यू किया कि कुछ लोग उन्हें भी पसंद करते हैं, और बिल्कुल इतना पसंद करते हैं कि वो आपको, अगर आप कह रहे हैं कि फिल्म अच्छी नहीं, तो गरियाने लगते हैं कि यार आप कैसे आदमी है, आपको फिल्म देखना नहीं आती है, आपको रिव्यू करना नहीं आता है। तो ये सब चीजें हैं। तो ठीक है, अभिषेक बच्चन किसी के लिए हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें, उनके पास एक गुरु है, दूसरी उनके पास युवा का एक रोल है, तीसरा थोड़ा बहुत सरकार है, एक आध दो और अगर आप चलिए बंटी बबली भी थोड़ा सा जोड़ लीजिए ऐसे। लेकिन ऐसे वो नहीं है कि वो अपने समय के बहुत ही, मतलब ऐसे एक्टरों की जिनके बगैर उस डेकेड की, या जिस दौर में उन्होंने काम किया है, कि वो टॉप 10 में आएंगे, टॉप 5 में आएंगे, या उनके बगैर उस दौर को जो है वो लिखा नहीं जा पाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बहुत अच्छी बात कही बच्चन आपने। सरनेम लगा होने के बाद। आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैं कहने ही वाला था और आपने कह दिया कि उस दौर को ना लिखा जा सके, हम उसे ही मानेंगे कि जिसके बिना वो दौर अधूरा था। इसमें हम दिलीप कुमार का जिक्र करेंगे, देवानंद का जिक्र करेंगे, राजेश खन्ना का जिक्र करेंगे, अमिताभ बच्चन का जिक्र करेंगे कि उनके बिना वो दौर नहीं लिखा जा सकता। लेकिन क्या उसके बाद कोई ऐसा आया जिसके लिए हम कहें कि उनके बिना वो दौर नहीं लिखा जा सकता? नहीं, भाई, आप राजेश खन्ना के बाद कोई नाम ऐसा नहीं लगता। पिछले 25 साल लिखेंगे, चलिए आप शाहरुख भी लिख लेंगे उसमें, और आमिर लिख लेंगे, थोड़ा बहुत सलमान भी एक पॉपुलैरिटी के उसमें लिख लेंगे, लेकिन ये उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन को आप नहीं रखें एक, हाँ बिल्कुल, ये सब 91 से पहले आए हैं। तो ये ऐसे, और अभिषेक की बात चली, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आए और चले गए, आए और चले गए, क्योंकि उनके साथ जो है कोई खास परिवार था, कोई जान पहचान थी, कोई नाम था, कोई सरनेम था, वो चलते रहे। और पिछले 25
माफ कीजिएगा, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। जी पिछले जी हाँ 25 आप कह रहे थे, पिछले 25। हाँ, ये पिछले 25 साल में ये चीजें कुछ ज्यादा ही हो गई हैं। ऐसा नहीं कि पहले फिल्मी परिवारों से लोग नहीं आ रहे थे कि हीरो का बेटा कभी हीरो नहीं बना, लेकिन ठीक है, वो अगर उसको मौके मिलते थे लेकिन उसको थोपने जैसी कोशिश नहीं होती थी। सनी देओल हाँ, चले, संजय दत्त चले, ऐसा नहीं कि नहीं चले। अभी देखिए कुमार गौरव आए, एक फिल्म बहुत शानदार रही, वो उसी के लिए याद किए जाते हैं, लव स्टोरी के लिए। फिर कुछ समय चले गए, फिर वो ठंडे बस्ते में चलने के बाद में फिर ठंडे बस्ते में चले गए। ऐसे और भी आए, इक्का दुक्का। लेकिन अभी ये जो टाइम आया है कि 25 साल हो गए आप लॉन्च हो रहे हैं फिर से, ये बहुत भयानक है और ये ट्रू, लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। ट्रू, और ट्रू। पिछले 5-10 सालों में तो देख लीजिए कि मतलब फ्लैग बियरर हो गए, मतलब इसके लिए मतलब एक महोदय खड़े ही हो गए कि मैं तो यही करूंगा और कुछ करूंगा ही नहीं, मैं क्योंकि तो मैं इनके कर बच्चों सकता को हूँ, ही लॉन्च करता रहूंगा, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं क्योंकि। कर सकता हूँ। तो ये बेशर्मी की थोड़ी सीमा होना चाहिए, मतलब कि कहीं तो आपकी नजर झुके भाई, कहीं तो आपको एहसास हो कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिस इंडस्ट्री से कमा रहा हूं, जो जनता मुझे प्यार दे रही है, जिसने इस इंडस्ट्री को बनाया है, आपके पिताजी ने नहीं बनाया है, हजारों लाखों लोगों ने अपना खून पसीना लगाया है, तब आज आपको ये सब इंडस्ट्री बनी। दिखाई देती है। एग्जैक्टली। आप अपने पापा के नाम का बैनर बस नहीं चिपका सकते कि मेरे पिताजी ने बनाया है, कि मैंने बनाया है, कि मेरी फैमिली ने बनाया है। आपके बहुत पिताजी सारे भी एक लोग लगे, हिस्सा हैं। आपके पिताजी भी नहीं हिस्सा होते थे, अगर इंडस्ट्री हिस्सा नहीं होती बिल्कुल, तो। हाँ। वो भी नहीं होते। तो लेकिन तो आज आप इसको कैसे ले रहे हैं, आप तो ऐसे कि बस हम ही हम हैं, बस बाकी तो कोई है ही नहीं, और हमारे ही नाम पे सब चलेगा। राहत इंदौरी साहब की एक लाइन है ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो बिल्कुल किसी के थोड़ी बाप है, का बॉलीवुड नहीं है बिल्कुल। ये। आप सब उसके हिस्से हैं। तो मतलब जरा शीश झुकाकर, हाथ जोड़कर और गलतियां मानकर उसको समझिए। और आप हमें धन्यवाद भी दे सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में जहां कोई हिम्मत नहीं करता आपके सामने इतने कड़वे और खरे सच बोलने की, हम खरा सच बोलते हैं, क्योंकि ना हमें आपका इंटरव्यू चाहिए, ना हमें आपके साथ फोटो खिंचाना है, ना हमें आपसे कुछ भी किसी चीज की चाहत है। हम बस ये चाहते हैं कि हमारे देश की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो दर्शकों के लिए अच्छा कंटेंट बनाती रहे, किसी में गुरूर ना हो, घमंड ना हो इस बात को लेकर कि हम नहीं तो कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं है। न जाने कितने आए और कितने चले गए। कहते हैं ना कि ये दुनिया जो सही। है हर रोज किसी को खो देती है, लेकिन हर सुबह वैसी ही होती है जैसी पिछली सुबह थी, और कहीं उससे बेहतर होती है। तो किसी के जाने से कुछ नहीं होता, किसी के आने से कुछ नहीं होता। जिंदगी और दुनिया ये चलती रहती है। ऐसे में आप अपना, जो आपको मौका मिला है, दायित्व मिला है, जो आपको क्षेत्र मिला है कुछ करने का, उसमें करके जाइए, अपने जन्म को सुकारत कीजिए। और यूं बेवजह गंदगी ना बढ़ाइए कि आपके जाने के बाद या जाने से पहले ही लोग कहें कि भैया ये आदमी कौन आया था जो इतनी गड़बड़ी कर गया यहाँ पर। तो ये कहना बहुत जरूरी होता है। और ये वही लोग कह सकते हैं जिन्हें आपसे कुछ पाने की चाहत नहीं होगी। वरना आज जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम चैनल है, वो आपके पीछे बूम ही लेके घूमते हैं कि आप हमें इंटरव्यू दे दो। तो वो आपको क्या ही सच बताएंगे। तो सच तो आपको वो बताएगा जो आपको कभी कॉल नहीं करेगा, और आपको दूर बैठकर बताएगा कि भाई ये आपके हित की बात है। तो ये करना बहुत जरूरी है। असल में ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मीडिया को तो इन्होंने खुद ही खत्म कर दिया है ना, सीधी सी बात है। हाँ, हाँ, हाँ। उसकी पूरी एक अलग कहानी जिसका हमने पहले जिक्र किया है, और अब तो वो भी जी। एक्सपोज हो चुकी है। अल जजीरा ने जिस तरह से हफ्ता 10 दिन पहले जो पूरी रिपोर्ट छापी है, तो मैं तो हाँ, ये भी कहीं पढ़ रहा था कि अब उसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो उसमें बिल्कुल कुछ आना और चाहिए। धमाकेदार नामों के खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि भैया हाँ, उन्होंने हाँ, कई महीनों तक उस पे अगर काम किया तो एक उसमें नहीं खत्म होगी। तो ये हाँ। भी आज मैं देख रहा था कहीं कि उसका पार्ट 2 भी आने वाला है। अब देखिए पार्ट 2 आता है तो उसमें क्या-क्या होगा। तो इन्होंने कुल मिला के जो है इंडस्ट्री को भी खत्म किया, जर्नलिज्म को खत्म किया। सिनेमा जैसी खूबसूरत चीज जिसमें कि सारे आर्ट्स आके मिल जाते हैं, हर तरह का बेहतरीन आर्टिस्ट जो है उसकी जगह यहाँ पर है। आपने उसको उसको उसपे मतलब कब्जा कर लिया, मोनोपोली कर ली, और घटिया-घटिया लोगों को, अपने जान-पहचान के या अपने भाई-भतीजे जिन्हें कुछ नहीं आता है, आप देखिए कैसे सिनेमा का संगीत मार दिया। जिस हिंदी हाँ, सिनेमा का इतिहास आप सिर्फ उसके गानों से लिख सकते हैं। सिर्फ हिंदी सिने संगीत जो है वो आपको हिंदी सिनेमा का इतिहास बता सकता है। आपने उसको खत्म कर दिया। सिर्फ इसलिए कि पैसों की वजह से। मतलब आप उसमें हम्म, मतलब जो है, जो भी उसमें आपने करप्शन किया है, जो कुछ भी उसमें 2-3 कंपनियां शामिल हैं, जो लोग भी नए आए हैं उसमें, जिन्होंने विरासत में जो उनको मिला उसको पूरा करप्ट करके जो है, जिस तरह से म्यूजिक की हत्या कर दी और अपने-अपने स्टूडियो बना लिए, खड़े कर दिया, एम्पायर बोले खड़ा कर दिया।
अरे उस एम्पायर के नीचे कितनी कब्रें आपने बना दी, कितनों को दफन कर दिया, पूरे संगीत को आपने दफन कर दिया भाई उसके नीचे। तो यस, ऐसी तो इस तरह से एम्पायर खड़े किए गए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, बहुत कुछ उनके नीचे दफन है। सोचना चाहिए और नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है। तो सुभाष घई साहब ने जो इंटरव्यू दिया, मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री में सब लोगों को सुनना चाहिए, जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो बहुत ऊंचे हुए देख रहे हैं खुद को, कि जिन्हें लग रहा है कि हम बहुत ऊंचाई पे बैठे हैं, जो नीचे हैं, सबको देखना, सुनना, समझना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए, तभी चीजें बन पाएंगी और बच पाएंगी। दोस्तों मैं आपसे यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पर हम बॉलीवुड को लेकर तो बात करते ही रहते हैं। मैंने अभी बॉलीवुड के अलावा भी कुछ कंटेंट बनाना शुरू किया है और हमारी कोशिश है कि बॉलीवुड के अलावा भी हम कुछ बातें यहाँ पर करते रहें। अगर आप लोग उन वीडियोस को पसंद करते हैं तो उनके नीचे जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हमें आपका संदेश मिलता रहे और ये पता लगे कि क्या हमें और ऐसे कंटेंट बनाने चाहिए जो कि नॉन बॉलीवुड हैं। क्योंकि बॉलीवुड के लिए हमारा कंटेंट काफी देखा जाता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जो नॉन बॉलीवुड कंटेंट है उसको भी आपके बीच लेकर आए। बहुत सारे दर्शक मुझे अक्सर लिखते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो करने के लिए। आज भी हमने ऐसे कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं जिनके बारे में दर्शकों से हमें रिक्वेस्ट मिली थी। आप प्लीज चैनल पर जरूर जाएं, देखें, पसंद आए तो उसे शेयर करें और हमें बताते रहें लगातार कि बॉलीवुड में किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं और बॉलीवुड के अलावा आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा कि जो नॉन बॉलीवुड कंटेंट है उसके नीचे कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि कितने दर्शक हैं जो उस कंटेंट को देख रहे हैं, या उससे जरूरी जुड़े कोई सुझाव हैं, शिकायतें हैं, कुछ भी है वो आप उन वीडियोस के नीचे जरूर लिखें और बताएं। रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और सुभाष घई की उस शुक्रिया उज्जवल परिचर्चा जी। पर आपने बहुत गहन विवेचनात्मक विश्लेषण किया, जिसकी आज बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत दूर तक ये बातें जा रही हैं जो हम लोग किया करते हैं रोजाना, और इसका लाभ देर सवेर जरूर इंडस्ट्री को भी मिलेगा और दर्शकों को भी मिलेगा, जो कि अच्छे सिनेमा के लिए हमेशा इंतजार में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो हमसे जुड़े और इस वीडियो को आपने देखा। पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए आप लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं, और हमें हमेशा आपके साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट। गुड नाइट।